देन आपके पास जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी आपके पास प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की, ठीक है। अब जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं इसमें आपने क्या करना है, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो ये रखना है कि आपने जो पेशेंट की हिस्ट्री नोट करनी है ना, वो पेशेंट के अपने वर्ड्स में यूज़ करनी है। आपने कोई भी हाई फाई वर्ड या कोई मेडिकल वर्ड यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट कहता है कि मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है, सो आपने लिखना है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। आपने उसको डिस्निया से रिप्लेस नहीं करना, आपने उसको मेडिकल किसी भी वर्ड से सब्स्टिट्यूट नहीं करना, आपने एग्जैक्टली पेशेंट के ही अपने वर्ड्स में हिस्ट्री लिखनी है, ठीक है। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जो हिस्ट्री आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि अगर जो पेशेंट है वो कहता है कि मुझे फ़ीवर है 3 महीनों से, ठीक है, डिस्निया है, लेट्स से मैं अपने से बना रही हूँ 2 महीने से, और 1 महीने से मुझे कह लें कि वॉमिटिंग भी है, ठीक है। तो आपने किस तरह करना है, जो सबसे लंबी कंप्लेन है उसको सबसे पहले लिखेंगे, जैसे फ़ीवर वो कह रहा था कि मुझे 3 महीने से, ठीक है। उसके बाद जो है उसको डिस्निया लेट्स से कह लें कि 2 मंथ से है, ठीक है। और वो अगर कह रहा है कि मुझे डायरिया है या वॉमिटिंग, कुछ भी आप कर लें, 1 मंथ से। तो बस आपने इतना याद रखना है कि जो सबसे प्रोलॉन्ग हिस्ट्री है कंप्लेन आपने वो लिखनी है, देन उससे कम वाली और उससे कम ड्यूरेशन वाली। सो ये आपके पास एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाएगी जिसमें आपने पेशेंट से प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पूछ ली, ठीक है। देन आपके पास जो है आपने लिखनी है इसके अंदर, उससे पूछनी है उसकी प्री मोर्बिड्स। अब प्री मोर्बिड्स में आपने वो कंडीशन पूछनी है कि जो उसको शुरू से चलती आ रही हो या लंबे अरसे से चलती आ रही हो, और ऐसी कंडीशंस जो कि हमारी कंट्री में भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। जैसे आपको पता है कि हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज़ हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपके पास टीबी हो गया, एस्थमा हो गया। ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो हमने इनके बारे में लाजमी पूछना है। हमने पूछना है कि आपको कहीं बीपी का मसला तो नहीं है, आपका बीपी हाई तो नहीं रहता। अगर वो कहता नहीं है तो आप उसके ऊपर नेगेटिव मार्क कर दें। फिर आपको शुगर का मसला तो नहीं है, इसी तरह आप टीबी का पूछेंगे और दमा का पूछेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास प्री मॉर्बिड्स आ गई। देन आपके पास आ जाती है जो मेन आपका पार्ट है हिस्ट्री टेकिंग का, दैट इज़ योर HOPCs या फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, हम इसको HOPCs भी कहते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, अब इसके अंदर आपने एक एक पॉइंट को उठाना है और उसको हर एस्पेक्ट से आपने उसका सवाल करना है, लाइक इस तरह से सवाल करना है कि फिर उसमें से किसी भी कंपोनेंट का, यानी किसी भी जो कंप्लेन जिसके साथ वो आया है, मज़ीद कोई क्वेश्चन बाकी ना रहे। आपने हर तरह से क्वेश्चन करना है। अब मज़ीद इसकी डिटेल में इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको जस्ट एक जनरल पैटर्न बता रही हूँ हिस्ट्री टेकिंग का। मैं इंशाल्लाह ताला आगे नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगी जिसमें मज़ीद फिर आपको डिटेल में बताऊंगी कि फ़ीवर की कंप्लेन में मज़ीद क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, पेन की कंप्लेन में क्या पूछेंगे, तो हम आगे जाके देखेंगे। तो बहरहाल HOPCs में आपने याद रखना है कि आपने हर एक, क्या कहते हैं, कंप्लेन को आपने डिटेल में पूछनी है, ठीक है। देन आपके पास आती है सिस्टेमिक इंक्वायरी। अब सिस्टेमिक इंक्वायरी में आपने क्या करना है, अच्छा, अब सिस्टेमिक इंक्वायरी का मकसद क्या होता है। अब इसमें आप करते क्या हो, इसमें ना आप हर बॉडी के सिस्टम में से ना उसके मेन कार्डिनल सिम्टम्स के बारे में पूछते हो। ऐसा क्यों करते हो आप, ऐसा आप इसलिए करते हो क्योंकि सिस्टेमिक इंक्वायरी, इससे ये होता है कि अक्सर ऐसे होता है ना कि पेशेंट्स जो होते हैं ना वो सिर्फ मेन सिम्टम्स बता दें। उनको लगता है कि जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, और जो मुझे, अगर उसको कोई थोड़े बहुत अलग से माइनर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको लग रहा होगा कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, या मुझे डॉक्टर को नहीं बताने चाहिए, या इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए, रूल आउट करने के लिए कि वेदर पेशेंट को कोई और इसके अलावा सिम्टम तो नहीं है, तो हम लोग फिर सिस्टेमिक इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। ताकि जो सिम्टम जिसको वो छुपा रहा था पेशेंट, या जिसको वो इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा था, हो सकता है वो हमें डायग्नोसिस में हेल्प आउट करें, या फिर हमारे या फिर जो हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हो, फिर उसको मज़ीद हमारी उस कंडीशन को रीइंफोर्स करें कि हाँ, इस बंदे को यही मसला है, लेकिन वो पेशेंट तो वो छुपा रहा था। तो उसी चीज़ को बाहर सामने लाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, सिस्टेमिक इंक्वायरी करते हैं। फिर इसमें हम लोग हर सिस्टम में से थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं जनरली पूछूँ पेशेंट की कि मतलब उसको भूख कैसी लगती है, मैं पूछूँगी आपकी भूख कैसी है, आपको, आपका वज़न तो नहीं गिरता, या आपका वज़न ज़्यादा तो नहीं होता, आपकी नींद कैसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने जनरल उसमें पूछ ली, ठीक है। उसके बाद फिर आप ना सीवीएस जो है आपका सिस्टम, इसमें से क्वेश्चंस करते हो। आप कहोगे आपको सांस तो नहीं फूलता, या आपको दिल की धड़कन बहुत तेज़ महसूस तो नहीं होती, या आपको चेस्ट पेन तो नहीं होती है, इसके अलावा आपके पाँव तो नहीं फूलते। तो सारी कंप्लेंट्स, यानी जो मेन कार्डिनल सिम्टम्स है हर सिस्टम के आपने बेसिकली पूछ लेने हैं। देन आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूछ लेना है। आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी अगर मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा कंट्रोल करूँ, बट आई नो कि मेड स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी 2x की स्पीड में ही सुनते हैं, सो इट डजंट इवन मैटर कि अगर मैं बहुत स्पीड में बोलूँ। अच्छा खैर, क्योंकि मैं खुद ऐसी, मैंने भी ऐसी अपनी अब तक गुजारती आई हूँ कि भाई मैं 2x में ही, अब मुझे इतनी आदत हो गई थी अपनी मतलब मेडिकल वीडियोज़ 2x में देखने की कि
इवन कि अगर मैं कोई भी नॉन मेडिकल वीडियो भी देख रही हूँ तो मैं 2x के बगैर नहीं देख सकती। सो आई होप कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं बोल रही। अच्छा, खैर, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी आपने क्या पूछना है, आपने पूछना है आपको खांसी तो नहीं आती, आपको बलगम तो नहीं आती, बलगम में खून तो नहीं आता। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं लिखूँ, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपकी जो मेन बुक्स हैं, क्लिनिकल बुक्स, उसमें लिखी हुई हैं। लाइक अगर आप बेड साइड फॉलो करें या मैक्लियोड फॉलो करें तो वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने क्या क्या पूछना है हर सिस्टम में से। ठीक है, उसके अलावा फिर आप जीआईटी में से पूछ लेते हो। जीआईटी में से फिर आप क्या पूछोगे, जीआईटी में से आप पूछोगे कि आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, लाइक मतली तो नहीं होती, उल्टी तो नहीं आती, पेट में दर्द तो नहीं होता, इसके अलावा आपको खाना निकलने में कोई मसला तो नहीं होता, डायरिया का पूछ लोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप यूरिनरी सिस्टम का पूछ लोगे कि आपको पेशाब करने में कोई मसला तो नहीं है, उसमें मतलब करते हुए दर्द तो नहीं होती, आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं आता या फिर आपको बहुत कम तो नहीं आता। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप जो है ना पूछ लोगे। देन आप सीएनएस में से पूछ लेते हो। सीएनएस में आप पूछोगे कि आपको कमज़ोरी तो नहीं होती चलने फिरने में, या आपको सुइयाँ चुभती हुई महसूस तो नहीं होती हाथ में, पाँव में, आपको सर में दर्द तो नहीं होती। ठीक है, आपको चक्कर तो नहीं आते, झटके तो नहीं लगते, आंखों के आगे अंधेरा तो नहीं आ जाता। लाइक सीएनएस से रिलेटेड मेन मेन चीज़ें आपने पूछ लेनी है। ठीक है, उसके अलावा आप स्किन से भी पूछ सकते हो, जो कि वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यही सिस्टम्स हैं, लेकिन आप स्किन से भी पूछ लोगे कि आपको रैशेज़ वगैरह तो नहीं होती, या कहीं पे कोई ख़ारिश वगैरह या कोई इचिंग इस टाइप की चीज़ें तो नहीं होती। देन आप जो है लोकोमोटिव सिस्टम पूछ लेते हो। उसमें फिर आपने पूछना होता है कि आपको जोड़ों में दर्द तो नहीं होता, आपके सूजन तो नहीं होती, और इसके अलावा आपको अपने जोड़ों को हरकत देने में कोई मसला वगैरह तो नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने सिस्टम इंक्वायरी में पूछ लेनी होती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग पूछेंगे वो हम पूछेंगे पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री में। ठीक है, पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री में हमने वो सारी चीज़ें पूछ लेनी होती हैं जो हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेन में या फिर प्री मॉर्बिड्स में नहीं पूछी। हम कहेंगे कि आप पहले कभी किसी और मसले से कभी तशरीफ़ तो नहीं लाए हॉस्पिटल, मतलब कि जो लॉन्गेस्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी ना, जैसे कि इस केस में हमारे पास जो हमने बोला था कि 3 मंथ से फीवर है। सो जो लॉन्गेस्ट कंप्लेन है ना, उससे पहले पहले तक हम पूछेंगे कि आपको 3 महीने से पहले कभी कोई मसला तो नहीं हुआ, या फिर आप पहले कभी किसी और मसले से तो नहीं हॉस्पिटल आए। तो वो आपको जो पेशेंट बताएगा आपने वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है। और आप साथ में सर्जिकल हिस्ट्री भी पूछोगे। आप पूछोगे कि आपको कभी कोई कहीं पे ऑपरेशन तो नहीं हुआ। अगर वो कहता है कि मुझे ऑपरेशन हुआ है तो आप पूछेंगे कितने अरसे पहले हुआ, किस वजह से हुआ, कौन से हॉस्पिटल में हुआ, और इस तरह की सारी चीज़ें आपने पूछ लेनी होती है। ठीक है, सो पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री आपके पास होगी। देन आपके पास आ जाती है ट्रीटमेंट हिस्ट्री। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में आपने ना सारा पेशेंट का ना मतलब ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपने पूछना होता है। आपने पूछना होता है कि अब अभी जिस मसले के साथ आप तशरीफ़ लाए हैं, इसके लिए आपने कभी कोई दवाई तो नहीं ली, खुद से तो नहीं ली। इसके अलावा आप पूछोगे क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जो कि हकीम और क्वैक्स वगैरह से भी इलाज करवाते हैं, तो आपने ये भी पूछना है कि आपने किस डॉक्टर से इलाज कराया और आपने किसी हकीम वगैरह से इलाज तो नहीं करवाया। इसके अलावा आपने होम रेमेडीज़ का पूछ लेना होता है कि आपने खुद से घर में कुछ करने की कोशिश तो नहीं की अपनी मतलब तबीयत को बेहतर करने के लिए। अगर आप पेशेंट्स पेशेंट से अगर आप ड्रग्स का पूछेंगे तो यूजुअली इनको नाम नहीं याद होते, तो आप उनसे पूछ लेंगे कि किस रंग की गोली आप खाते थे, या अगर आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, वो चिट है जिसमें उसने आपको लिख के दी थी, आप वो मुझे दिखा सकते हैं। और आप अगर पेशेंट अगर फॉर एग्जांपल कोई एजुकेटेड वेल एजुकेटेड लोग भी होते हैं तो उनसे आप फिर पूछ सकते हैं, उनको मतलब अक्सर याद होते हैं नाम, तो आप उनसे नाम पूछ सकते हैं, डोजेज वगैरह पूछ सकते हैं। और आपने पूछना है कि आप कितने अरसे से दवाई ले रहे हैं। ठीक है, ड्यूरेशन भी पूछेंगे, और आप ये भी पूछेंगे कि इन दवाइयों का आप पे कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा, आप बेहतर महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो ये सारी चीज़ें जो है ना अपनी ट्रीटमेंट हिस्ट्री में पूछनी होती है। देन जो है आपने फैमिली हिस्ट्री पूछनी होती है। फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है दो केसेस में। अगर तो जो डिज़ीज़ जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, अगर तो वो कम्युनिकेबल है, यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाती है, फॉर एग्जांपल टीबी, तो आपने लाजमी पूछना है। वैसे तो आपने हमेशा पूछना ही है, लेकिन अगर कम्युनिकेबल है तो वो आपको फैमिली हिस्ट्री देगा किसी न किसी के मेंबर की कि उसको भी ये डिज़ीज़ है। सो अगर तो कम्युनिकेबल है, या फिर अगर तो कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। सो अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, तो फिर आपने बहन भाइयों के अलावा, मतलब बहन भाइयों को तो पूछना ही पूछना है कि बहन भाइयों को तो किसी कोई मसला तो नहीं, अम्मी अब्बू को तो मसला नहीं। आपने इनहेरिटेड के केस में थोड़ा और भी मतलब अम्मी अब्बू से भी आगे जाना है। आपने पूछना है कि आपके ख़ानदान में आपके खाला को, फुफ्फो को, मामू, चाचू वगैरह को किसी कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि अगर कम्युनिकेबल है तो वो सिर्फ उसके घर के लोगों तक महदूद होगी। ठीक है, मतलब अम्मी अब्बू बहन भाई। अगर इनहेरिटेड है तो ऑब्वियसली उसके अगर फैमिली मेम्बर्स दूर भी रहते हैं तो उनको अंदर भी वो मसला होगा। सो अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, तो आपने थोड़ा सा मतलब कि फैमिली में भी जाके क्वेश्चन करना है। सो फैमिली हिस्ट्री हो गई आपकी डन। देन आती है जी आपकी सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। ठीक है, अब ये सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में क्या होता है कि आपने जो है ना पेशेंट की सारी मतलब कि उसकी सोशल स्टेटस असेस करना होता है। तो उसके लिए आप क्या पूछते हो
आप पेशेंट से पूछते हो कि आपके घर में कितने कमरे हैं, ठीक है, आपके घर में कितने कमरे हैं और आपके घर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, और आपका घर अपना है या किराए का है, ठीक है, ये आपने पूछना होता है। और आपने ये पूछना है कि आपके घर में अर्नर्स यानी कि कमाने वाले लोग कितने हैं, ताकि उससे भी आपको आइडिया हो। और जो है ना, एक और चीज़ आपने पूछनी होती है सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में, वो वाटर सोर्स भी आप पूछते हो, ठीक है, कि आप पानी कहाँ से पीते हैं, फ़िल्टर से पीते हैं या फिर वो बताएंगे कि हमारे घर में बोरिंग का पानी है या वट एवर जो भी सोर्स है। तो एक तो वाटर बॉर्न डिजीज़ का भी आइडिया हो जाएगा, तो और दूसरा आपको उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का भी आइडिया हो जाएगा। सो अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हमें बताता है कि हमने किस तरह की इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट से करवानी है और किस तरह का हमने इसको ट्रीटमेंट देना है जिसको वो अफोर्ड भी कर सके, ठीक है। देन हमारे पास आती है जी पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में हम पेशेंट की अपनी जो है ना आदतों के बारे में जानेंगे। हम उससे पूछेंगे कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते, अगर आप करते हैं तो कितनी सिगरेट एक दिन में पीते हैं या कितना पैक्स ऑफ सिगरेट आप एक दिन में पीते हैं। तो आपने स्मोकिंग का पूछना है और इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में पूछ लेना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे रूरल एरियाज़ में बहुत लोग हुक्का वगैरह पीते हैं, तो आपने पूछना है कि आप हुक्का तो नहीं पीते, पान वगैरह तो नहीं खाते, गुटखा समथिंग कुछ होता है, आपने पूछना है कि आप वो तो नहीं खाते, वो भी पान जैसी कोई चीज़ होती है, ठीक है। मतलब जो टोबैको च्यू करते हैं ना, उनके अंदर भी मतलब टंग के कैंसर्स एंड ओरल कैविटी कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं, तो आपने पूछना होता है। सो आपने उसके अलावा पूछ लेना ड्रग डिपेंडेंस का, आप पूछ लोगे जिस तरह हमारे पास सिडेटिव हिप्नोटिक्स होती हैं जो अक्सर लोग नींद के लिए लेते हैं, लेकिन फिर उनको यूफोरिया उससे मतलब सुकून मिलता है और खुशी मिलती है, फिर वो उन पर डिपेंडेंट ही हो जाते हैं। सो आपने ड्रग डिपेंडेंस का पूछ लिया, आपने अल्कोहल वगैरह का पूछ लिया, तो ये सारी चीज़ें आपकी ना पर्सनल हिस्ट्री में आ जाती हैं। देन आपने जो है क्या करना है कि अगर तो आपकी जो पेशेंट है वो फीमेल है, अगर तो फीमेल है आपकी पेशेंट, तो फिर आपने उससे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी लेनी है, ठीक है। वो आप क्या करोगे उसमें, अगेन सारी वही चीज़ें हैं कि आप क्या क्या पूछोगे, पता होनी चाहिए आपको कि आपने मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में क्या पूछना है। आपने पूछनी है पेशेंट से उसकी एज ऑफ मिनार्की, कि फ़र्स्ट टाइम मतलब आपको कब मेंस्ट्रुएशन हुई, ठीक है। देन आपने पूछनी है कि आपके हर साइकिल की क्या ड्यूरेशन है, ठीक है। उसके बाद आपने पूछना है लेंथ ऑफ साइकिल क्या है आपका, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स बेसिकली मतलब कि कितने डेज तक आप मतलब मेंस्ट्रुएट करती हैं या कितने दिनों तक आपको माहवारी होती है उर्दू में बेसिकली। देन आपने लेंथ ऑफ ईच साइकिल पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद आपने पूछना है कि आपकी जो साइकिल है वो रेगुलर है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपको पेन तो नहीं होती है, ये सारी चीज़ें आपने उर्दू में पूछनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर तो ओल्ड एज की फ़ीमेल है तो आपने मेनोपॉज की भी हिस्ट्री लेनी है कि आपको लास्ट फिर कब आपका मतलब मेंस्ट्रुएशन हुई और उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है लास्ट पे हम लोगों ने पूछनी होती है ड्रग एंड एलर्जी की हिस्ट्री, ठीक है। ड्रग एंड एलर्जी आपने पूछनी होती है कि अब तक हम आपको जो दवाई दे रहे हैं या आपको डॉक्टर जो दवाई दे रहे हैं या पहले कभी आपने अगर कोई दवाई लिया तो उससे आपके जिस्म में कोई रैश वगैरह या कोई ख़ारिश और लाल धब्बे वगैरह तो नहीं बने, तो इससे आपको ना एंटीबायोटिक्स एलर्जी और बाकी बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जो सल्फर ड्रग्स हैं, एलर्जी वगैरह कॉज कर सकती हैं, तो आपको उनका आइडिया हो जाता है और फिर आप नेक्स्ट टाइम उनको देने में अवॉइड करते हो, फिर आप कोई उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हो ड्रग को, ठीक है। सो बेसिकली फिर हमारे पास फाइनली हमारी हिस्ट्री जो है फिर इन तमाम पॉइंट्स के साथ कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिर इंडिविजुअल जो सिम्टम्स हैं उनको कैसे मज़ीद डिटेल में पूछते हैं।